यस, हाइपो मीन्स लेस। मेरी आवाज आ रही है? नाउ, सो हाइपोटोनिक मीन्स एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। सो अ सॉल्यूशन having having less or low vapor pressure, sorry, osmotic pressure than some other solution. Then some other solution is called हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर किसी दूसरे सॉल्यूशन से कम होता है। मतलब से मेरे पास अगर एक सॉल्यूशन ए है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई ए, और दूसरा सॉल्यूशन है बी, उसका पाई बी, और अब अगर ए का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, ठीक है, बी से, तो ए जो है इज हाइपोटोनिक हो गया, इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो फिर बी क्या होगा बेटा? व्हाट इज बी देन? यस, बी क्या होगा? दिशा, दिशा, आर्यन, हाइपरटोनिक है, ऑब्वियस है वो तो ये हाइपरटोनिक होगा। जिसका ज्यादा है वो हाइपरटोनिक, जिसका कम है वो हाइपोटोनिक, अगर इक्वल है तो फिर आइसोटोनिक। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं दैट 0.5% NaCl सॉल्यूशन जो होता है इज हाइपोटोनिक, इज hypotonic than RBCs, than your red blood cells. Okay, so अगर मैं 0.5% NaCl सॉल्यूशन मैं प्लेस करूं RBCs को, तो अब अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम अ डाइल्यूट टू अ कंसंट्रेटेड। सो इसकी कंसंट्रेशन कम है एक्चुअली, तो इधर को होगा मूवमेंट, तो सॉल्वेंट इधर को जाएगा, और इधर को जाने से जो आरबीसीज हैं बेटा, दे ग्रो इन साइज, दे ग्रो इन साइज, मतलब उनका स्वेलिंग होगा, दिस विल लीड टू स्वेलिंग, एंड अल्टीमेटली वो इतना ग्रो कर जाएंगे दैट आरबीसीज में अंडरगो रप्चरिंग। सो देर विल बी रप्चर ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज, ठीक है, रप्चरिंग हो जाएगा उनका। दिस इज नोन एज हेमोलिसिस, दिस इज नोन एज हेमोलिसिस ऑफ आरबीसीज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हेमोलिसिस और प्लाज्मोलिसिस दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है। सो ये तो हो गया बेटा आपका व्हाट इज अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अभी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, चलो पहले तो हम सिंपल न्यूमेरिकल करते हैं। सो वी हैव अ सॉल्यूशन, note down, a solution is prepared by by dissolving 10 grams of an organic compound, of an organic compound in 1 liter solution at 10 degrees Celsius. The temperature is given. Osmotic pressure of the solution is, तो इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का बेटा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.18 atmosphere. Calculate
calculate the molecular mass of organic compound, of organic compound. सो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। नोट कर लिया बेटा, प्लीज कंफर्म करो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस ऐप में? ठीक है, ओके। सो बेटा आपको अब ये जो क्वेश्चन करना है ऑस्मोटिक प्रेशर का है, तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ये इक्वेशन यूज करना है, ठीक है। नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर आपको गिवन है 1.18, ठीक है, एटमॉस्फेयर। ध्यान देना, यूनिट्स पे भी ध्यान देना। कंसंट्रेशन होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, वॉल्यूम आर टी। नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम आर टी। नंबर ऑफ मोल्स की जगह वेट अपॉन। सो आपको ये तो दिया है 1.18 एटमॉस्फेयर, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया था आपका 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर था। अभी आर का क्या वैल्यू लेना है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। सो बेटा आपका जब प्रेशर एटमॉस्फेयर में हो और वॉल्यूम लीटर में हो, तो वी टेक आर, ये +1 में पड़ा था 082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ये होगा। तो आर का वैल्यू आपने बेटा लेना है 0.0, क्योंकि ये वॉल्यूम लीटर में है, 082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो अभी देखो ये आर का वैल्यू भी आ गया। टेम्परेचर आपको 10 डिग्री सेल्सियस गिवन था, तो 10 + 273 पक्का कर लेना, क्योंकि टेम्परेचर हमेशा एब्सोल्यूट स्केल पे होना चाहिए। तो ये 283 केल्विन हो गया। सो 283 केल्विन यहाँ लिखो। अब जब आप सॉल्व करोगे ध्यान देना, ये एटमॉस्फेयर कैंसिल, ये केल्विन और ये केल्विन कैंसिल, यहाँ से लीटर और ये लीटर भी कैंसिल, ठीक है। सो जो भी m का वैल्यू आएगा अभी, m, अच्छा ये जो वेट था ये ग्राम में था, तो ग्राम बाकी होगा। सो m जो होगा आपका 10 इंटू 0.082 इंटू 283 डिवाइडेड बाय 1.18, तो ग्राम पर मोल, तो ये मोलिकुलर मास का यूनिट होता है। इसको बेटा जब आप सॉल्व करेंगे, योर आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली 197। तो ये आपका आंसर आ गया। तो यूनिट सिस्टम्स को ध्यान में रख के आर का वैल्यू चूज करना होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। या तो कई बार तो न्यूमेरिकल में दे ही देते हैं, बट नहीं दिया हो तो आपको +1 में जो आपने सीखा है उसको अप्लाई करना है यहाँ पर, ठीक है। सो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। अब मैं जो दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन इज अ 5% सॉल्यूशन, अ 5% सॉल्यूशन। बेटा अगर परसेंटेज मेथड ना लिखा हो तो इसको वेट बाय वॉल्यूम मान के चलना आपने, ठीक है। अगर ना लिखा हो तो, लिखा है तो फिर वही लिखना पड़ेगा आपको जो गिवन है, बट अदरवाइज वेट बाय वॉल्यूम मान के चलोगे। सो अ 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, ऑफ केन शुगर, मॉलिक्यूलर मास 342 गिवन है उसका, इज आइसोटोनिक, is isotonic with 0.877% solution of urea, solution of urea, ठीक है। फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे बेटा आपको, तो इसीलिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको यहाँ पर। फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया, तो यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ठीक है। अभी कैसे करोगे, देखो आपको दो सॉल्यूशंस दिए हैं,
एक है केन शुगर का, एक है यूरिया का, और दोनों आइसोटोनिक हैं, तो मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होने चाहिए, जिसका मतलब C1RT मस्ट बी इक्वल टू C2RT ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए वॉन्ट ऑफ इक्वेशन होता है। अच्छा, टेम्परेचर के बारे में मेंशन नहीं किया है, तो वी आर एज्यूमिंग दैट दोनों सॉल्यूशंस जो है वो सेम टेम्परेचर पे हैं, आर वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो ये कैंसिल हो गया। वी आर लेफ्ट विद नाउ C1 इज इक्वल टू व्हाट, C2। नाउ कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, सो नंबर ऑफ मोल्स इन यूनिट वॉल्यूम, ये हो गया। अच्छा, दोनों परसेंटेज मेथड में है, सो वेट बाय वॉल्यूम, सो वॉल्यूम 100 पार्ट्स होगा, वो भी कैंसिल कर दो। So we are left with now N1 must be equal to N2. And how do we find number of moles? It is weight upon molecular weight. So weight upon molecular weight, दोनों को equate कर दो. Now weight of first solution given था आपको 5% मतलब 5 ग्राम, ठीक है, 342 उसका molecular mass था शुगर का, ये था 0.877%, दैट मीन्स 0.877 ग्राम्स इन 100 मिलीलीटर। तो वेट ऑफ सॉल्यूट पता था, इसका मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना था। तो फ्रॉम दिस वी कैलकुलेट M2, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, एंड इट इज हाउ मच, 342 into 0.877 divided by 5, and when we calculate this, approximately this is found to be 60. So we write molecular mass as 60 grams per mole. So इस तरह से बेटा क्वेश्चंस करने हैं आपने, जब भी आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हो कैसे प्रोसीड करना है, एक एक स्टेप मैंने आपको क्लियर कर दिया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नीट, जेईई मेंस में क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आते हैं। चलो राइट वन मोर नाउ। At 20 degrees Celsius, the osmotic pressure of urea solution is 400 millimeters of mercury, ठीक है, लिख दिया। Now the solution is diluted, आपने इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, दैट मीन्स आपने और सॉल्वेंट डाल दिया। द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड एंड द टेम्परेचर, सो आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं बट साइमल्टेनियसली टेम्परेचर इज रेज्ड, एंड टेम्परेचर इज रेज्ड टू 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। व्हेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, तो उस टाइम ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आया वो भी नोट कर लें। व्हेन ऑस्मोटिक प्रेशर इज फाउंड टू बी, तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर 400 मिलीमीटर से घटकर 105.3 मिलीमीटर हो गया। सो दिस इज द स्टेटमेंट। कैलकुलेट द एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन, आपने सॉल्यूशन को कितना डाइल्यूट किया है वो आपको बताना है, एंड आई एम गिविंग यू ऑप्शंस 2 times, 3 times, 4 times, and last is 10 times. सो आपने कितने टाइम्स उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया है, मींस उसको डाइल्यूट किया है, वो आपको बताना है। आप कंसंट्रेशंस को कंपेयर करके बता सकते हो हाउ मेनी टाइम्स द सॉल्यूशन हैज बीन डाइल्यूटेड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं बेटा। तो कैसे करना है ध्यान दें आप, आपको पता है सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइट अभी आपका
जो है वो नॉन वोलेटाइल है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। और पाई कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, सो पाई इज एन अपॉन वी आर टी। ठीक है, तो यहां से पाई वी आप लिख सकते हैं एन आर टी, तो ये पी वी इज इक्वल टू एन आर टी की तरह ही बन गया, देखो। ठीक है, सो अब अगर मैं बात करूं बिफोर डाइल्यूशन की, मतलब जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट आपने नहीं किया था, तो हम लिखेंगे पाई वन वी वन इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, एन, ठीक है, आर, और टेम्परेचर था T1। अच्छा, आफ्टर डाइल्यूशन आपका पाई टू, वॉल्यूम चेंज हुआ V2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे रिमेन सेम, क्योंकि मैंने कहा था डाइल्यूशन पे आपका सॉल्यूट का अमाउंट थोड़ी ना चेंज होता है, ओनली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस आर, और टेम्परेचर चेंज हो गया, T2 लिख दिया मान लो। ठीक है, क्योंकि साइमल्टेनियसली टेम्परेचर भी चेंज हुआ था। तो ये, अब इन दोनों का रेशियो ले लो आप। ठीक है, सो पाई टू वी टू अपॉन पाई वन वी वन इज इक्वल टू एन आर कैंसल हो जाएगा, इट इज T2 बाय T1। T2 मतलब आपका टेम्परेचर था 35 डिग्री सेल्सियस, सो T2 आपका 35 था, याद रखना, और T1 कितना था आपका 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका 293 केल्विन, और 35 ये हो गया 308 केल्विन। तो ये तो हो गया बेटा आपका, ठीक है, कितना 308, और ये हो गया आपका 293। देखना ठीक लिखा है, अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि आप रेशियो ले रहे हो, इन दोनों का एन आर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, सो यू हैव T2 बाई T1, तो यहाँ तक लिख दिया आपने। अच्छा, अब ठीक है, मैं अगले स्टेप में जाता हूँ। हाँ, फिर से लिख देता हूँ, पाई टू, ठीक है, और क्या था आपका V2, पाई वन V1, इट इज इक्वल टू व्हाट, 308 डिवाइडेड बाय कितना था, 293। अच्छा, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी तो गिवन था, पाई टू था 105.3 मिलीमीटर्स, वॉल्यूम नहीं पता है, लेट इट बी V2। पाई वन था आपका 400, वॉल्यूम को V1 मान लिया, इट इज 308 अपॉन 293। सो बेटा यहां से सॉल्व करते करते आप V2 V1 निकाल लें। ठीक है, एंड इट विल बी योर, ठीक है, सॉल्व कर लें बेटा अब इसको, ये आएगा आपका 400 इंटू 308 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 105.3 and 293. So solving this, V2 by V1 is found to be approximately 4. So आपका जो फाइनल वॉल्यूम है इनिशियल वॉल्यूम से 4 गुना ज़्यादा हो गया है, 4 टाइम्स हो गया है। सो इट मीन्स extent of dilution 4 times हो गया बेटा, so extent of dilution is 4 times, so which option is correct? yes, आपने क्वेश्चन में लिखा होगा which option, जो भी है नोट कर लो। समझ आ गया बेटा, क्वेश्चन समझ आ गया कैसे करना है? ओके, आज एब्सेंट कौन है? आज दिशा, आर्यन, सब हैं, चैतन्य, अद्रिसा, ईशा, दक्षित, अनादिका। who's absent then? Adi, Chirag is present, Jaidev is present, Aditya is present, Adi,
Anupam, Anya, are you there? Anya Katoch? No. आप लोग असाइनमेंट भी बेटा सबमिट नहीं कर रहे। दो मैंने डेडलाइन बढ़ा दिया है, आज के लिए कर दिया, 2 असाइनमेंट्स दी थी, तो आप करो बेटा, आपके लिए ये फायदा है वो। ठीक है, चलो नाउ कुछ और की पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, ठीक है, बिफोर वी गो टू द अदर टॉपिक। सो हमने ये सारा कंसेप्चुअल पार्ट तो कर लिया है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी है, उनमें एक टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, ओके। नाउ आप इसको आरओ बोलते हैं, और ये एक टेक्निक है जो वाटर प्योरीफायर में काफी यूज होता है, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, देखो आपको ये पता है कि मेरे पास सपोज इधर एक सॉल्वेंट है और इधर सॉल्यूशन है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, मैंने पूरा डायग्राम नहीं बनाया। व्हेन अ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, तो आप एक्सटर्नल प्रेशर जब अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन साइड पे, एंड व्हेन दिस प्रेशर इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट किसी भी तरफ को, क्योंकि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट दोनों तरफ एक रेट के साथ होगा, तो नेट फ्लो नहीं होगा। सो यहां पर हम कहेंगे देयर इज नो ऑस्मोसिस, देयर इज नो ऑस्मोसिस, सो ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है। बट लुक, व्हेन दिस प्रेशर इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर ये प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए, तो जो नेट मूवमेंट है अब उल्टे डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज जनरली आपका जो सॉल्वेंट मूव करता है, इट मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, जहां सॉल्यूट ज्यादा होता है वहां को जाता है। लेकिन अगर प्रेशर आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा कर दें, देन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स नाउ मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। नाउ दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको बोलते हैं बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। When a pressure when a pressure greater than when a pressure greater than pi means osmotic pressure is applied on solution side or on solution, solvent molecules move through semi-permeable membrane. So they move through semi-permeable membrane in opposite direction. Now here I'm using the word opposite because general direction जो था उससे opposite होगा, in opposite direction, that is what, from solution to solvent, that is from solution to solvent, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, so this is called, इसीलिए इसको हम, ऑस्मोसिस का उल्टा है तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, नाउ अब ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस है बेटा, वी यूज दिस प्रिंसिपल फॉर separating salt from sea water, that means sea water can be made fit for drinking, so उस टेक्निक को बोलते हैं desalination। so note down, next topic we have is desalination। ठीक है, so desalination का क्या मतलब है? desalination is simply removal of salt from sea water कह दो, क्योंकि sea water is saline, so removal of salt from sea water so that, ठीक है, it is or it can be used for drinking, so आप उसको ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज कर सको। ठीक है, इज कॉल्ड desalination, इज कॉल्ड
desalination. एंड इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, इट इज रिवर्स ऑस्मोसिस. इट इज carried out by which technique? RO. It is carried out by reverse osmosis method. So क्या होगा वो समझ लो आप. ठीक है, I have say a container divided into two parts by a semi-permeable membrane. This side we have water, that is pure water only, which is used, which can be used for drinking. And here we have sea water, that means salt plus water. ठीक है, सो यहाँ पर आपका, ठीक है, सॉल्ट है और वाटर भी है. ठीक है, and look, here we have only water. Okay, इधर हम एक, ठीक है, पिस्टन लगा के प्रेशर बढ़ा देते हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पिस्टन लगाया और प्रेशर बढ़ा दिया, और अगर वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का अब जो मूवमेंट होगा, दिस विल बी इन डायरेक्शन. तो जितना भी सॉल्वेंट मतलब वाटर है वो इधर चला जाएगा, सॉल्ट आपका इधर ही रहता जाएगा. सॉल्ट नहीं जाएगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स दे आर नॉट अलाउड टू मूव अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है बेटा, एक बार होल्ड करना, मैं थोड़ा एक कॉल आ रहा है उसको अटेंड कर लेता हूँ. जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड. हेलो, कहाँ ड्रॉप करेंगे जी आप? न्यूली चौक तक है. आप नीचे वो दुकान है ना, वो रामचूला में. हाँ, वो रजनी कन्फेक्शनरीज है ना. हाँ, वहीं पर दे देना, वरना नीरज सर का है मेरे लिए. हाँ, एक्चुअली मैं अभी क्लास ले रहा हूँ ना, मैं आ नहीं पाऊँ. इस शॉप पे छोड़ दो. हाँ, बोलना, वो ले जाएंगे. हाँ जी, ठीक. एक मिनट सर, होल्ड करेंगे. एक मिनट. एक मिनट होल्ड करना जी. क्या कोड आया जी? अभी तो आया नहीं है, एक मिनट में चेक करता हूँ. नहीं. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. ठीक, आप कर दो. ठीक है, ठीक. कोई बात नहीं, आप ड्रॉप कर दो, मैं ले लूँ. ठीक है, थैंक यू. ओके, ओके, ओके. ओके, सो आवाज आ रही है बेटा? ओके. अच्छा, तो ये जो नेट फ्लो है सॉल्वेंट का, अब वो उल्टा होगा और यहाँ पर वाटर लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा. सो वाटर लेवल इधर बढ़ेगा. ठीक है, फाइनली से आप यहाँ पर एक, ठीक है, इस तरह से एक टैप लगा दो. तो अब ये जो वाटर है, ये वाटर लेवल बढ़ते 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 इस टैप से, पहले मैं मान के चल रहा हूँ कम रहा होगा, पर धीरे धीरे वो वाटर लेवल बढ़ेगा क्योंकि इधर से वाटर इधर आ रहा है. तो ये जो वाटर है, ये नाउ दिस इज फिट फॉर ड्रिंकिंग. ये आपका ड्रिंकेबल है. तो दिस इज ड्रिंकिंग वाटर. जबकि पहले आप सी वाटर को ड्रिंक नहीं कर सकते हैं, वो बहुत सलाइन होता है. बट अब मैं आपको बता दूं, बहुत से गल्फ कंट्रीज में, ठीक है, अरेबियन सी से जो वाटर है उसको इसी तरह से प्योरीफाई किया जाता है बाय रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक. ठीक है, एंड वी कॉल इट डीसैलिनेशन. तो ये जो टेक्निक है बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो ये भी नोट कर लें. नाउ ओके, कुछ की पॉइंट्स हैं बेटा, वो नोट करें.
ठीक है, जिसको आप न्यूमेरिकल करते वक्त ध्यान में रखना है। एक तो जितने भी ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल्स होंगे, इन ऑस्मोटिक प्रेशर न्यूमेरिकल्स या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो भी होंगे, आप जो परसेंटेज मेथड दिया होगा, ठीक है, सो जब परसेंटेज में जो कंसंट्रेशन दिया होगा, सो परसेंटेज ऑलवेज मीन्स व्हाट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये अगर नहीं भी लिखा है तो वी कंसिडर इट एज अ वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो एक पॉइंट ये हो गया। देन कई बार हमें पूछा जाता है कि ऑस्मोसिस होता क्यों है, सो व्हाट इज कॉज ऑफ ऑस्मोसिस। तो बेटा ये मैंने आपको कल भी बताया था कि ऑस्मोसिस का कॉज एक्चुअली दो सॉल्यूशंस जिनको हम सेपरेट करते हैं बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, एक सॉल्यूशन वन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वन है। सो दोनों क्योंकि डिफरेंट होते हैं, अगर पाई वन और पाई टू डिफरेंट है तो ऑस्मोसिस होगा। सो कॉज ऑफ ऑस्मोसिस हमेशा क्या है, इट इज डिफरेंस इन osmotic pressure. So cause of osmosis is difference in osmotic pressures. So it is actually due to difference in osmotic pressure, ठीक है, of solutions separated by semi-permeable membrane, separated by semi-permeable membrane. तो इसीलिए मैंने कल भी कहा था कि जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर आपको निकालना हो, दो सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन हो, एंड मैं अज्यूम कर रहा हूं अगर पाई टू ज्यादा है तो पाई टू माइनस पाई वन विल बी योर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। सो एक पॉइंट ये हो गया। नाउ वन मोर थिंग, ठीक है, दैट ये जो टर्म है ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी लिख रहा हूं मैं, दैट इज पाई, इज डिफरेंट फ्रॉम वेपर प्रेशर। दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिफरेंट फ्रॉम वेपर प्रेशर, ठीक है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि ये जो वेपर प्रेशर है इट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है दैट आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ठीक है, आपका तभी डेवलप होगा, इज डेवलप्ड व्हेन सॉल्यूशंस, मतलब दो अलग अलग सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो और दोनों का कंसंट्रेशन भी एज्यूम कर रहा हूं मैं अलग है, बट वेपर प्रेशर इज ऑलवेज देयर इन अ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर इज ऑलवेज देयर इन अ सॉल्यूशन। तो इसीलिए वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर में दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज पाई, आपको पता है इट इज सी आर टी, सो दैट मीन्स पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, यानी जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, जितने मोल्स सॉल्यूट के होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। बट आपको याद है वेपर प्रेशर में तो उल्टा था, अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे तो वेपर प्रेशर तो घटेगा। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, जिसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना बेटा। नाउ अब कुछ और पॉइंट्स है नोट करना, ये याद रखना, इफ वी हैव टू सॉल्यूशंस, one has concentration Ca, other one has concentration Cb, and I'm assuming that Ca is greater than Cb, then याद रखना जो पाई A है वो पाई B से ज्यादा होगा, ठीक है। बट जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है पी ए नॉट या पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट सॉल्यूशन ए के लिए, और पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट फॉर सॉल्यूशन बी,
तो ऑस्मोटिक प्रेशर में तो ठीक है, कंसंट्रेशन की क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी कब ज्यादा होगी, व्हेन, ठीक है, आपका कंसंट्रेशन जिसका ज्यादा है वो भी यही है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट अबाउट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यस, जहां कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उस सॉल्यूशन में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा ही होगा। बट लुक, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो तो उल्टा है ना, क्योंकि जब कंसंट्रेशन बढ़ती है तो फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, तो उस केस में बेटा डेल्टा टी एफ फॉर सॉल्यूशन ए, ठीक है, वो तो नो डाउट ज्यादा ही होगा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। सो डेल्टा टी एफ, ठीक है, वुड बी व्हाट, फॉर ए इट विल बी ग्रेटर, बी के लिए लेस होगा। बट हाँ, टी एफ जो होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन ए में वो कम हो जाएगा, क्योंकि डिप्रेशन ज्यादा हुआ है ना, जबकि यहां पर बॉइलिंग पॉइंट ए और बी में ए का ही ज्यादा होगा, ठीक है। सो ये कुछ की पॉइंट्स हैं बेटा, इन पे भी ध्यान देना है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अगर कंसंट्रेशन ए की बी से ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा ही होगा, एक पॉइंट ये हो गया। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी ए में ज्यादा होगा बी से, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी ए में बी से ज्यादा होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी ए में बी से ज्यादा ही होगा, क्योंकि ये सारी टर्म्स अमाउंट पे डिपेंड करती हैं सॉल्यूट के, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। हाँ, लेकिन बात करें अगर वेपर प्रेशर, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक है, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है बेटा, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ए में ज्यादा हुआ है बी से, लेकिन इसका मतलब है ए में लोअरिंग ज्यादा हुआ है, तो ए का जो प्रेशर होगा वो बी से दैट मीन्स कम आएगा। अब जैसे मैंने यहां कहा डेल्टा टी बी इज ग्रेटर फॉर ए सॉल्यूशन देन बी, तो बॉइलिंग पॉइंट ए में ज्यादा आएगा, बी का कम आएगा, क्योंकि वो एलिवेशन है, ये आपका लोअरिंग था। अच्छा, डिप्रेशन में भी मैंने कहा था डेल्टा टी एफ ए के लिए ज्यादा होगा, लेकिन अगर बात करें फ्रीजिंग पॉइंट की तो ए का कम और बी का ज्यादा होगा। सो इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो फाइनली अब मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं दैट आपका बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा ये है, ये नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। देन बेटा हमारे पास आया वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये दो अलग अलग टर्म है। उनमें से relative lowering in vapor pressure is a colligative property, vapor pressure is not a colligative property। then lastly एक फिनोमिना है जिसको हमने कहा ऑस्मोसिस, और एक प्रॉपर्टी है ऑस्मोसिस का ही जिसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें भी याद रखना है ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोसिस इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू लर्न, ठीक है, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो, न्यूमेरिकल आप करें, ठीक है। कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? नहीं, चलो। सो बेटा आज हम इतना ही करते हैं, आप ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कुछ असाइनमेंट्स में आज और भेज दूंगा। सो कल आपके पास संडे भी है, उसको भी आप करें, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते रहें तभी कुछ अचीव करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मुश्किल में पड़ जाओगे, ठीक है। सो ठीक है बेटा, थैंक यू। ओके, ओके बेटा, वेलकम।